नमस्कार शिक्षार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण गुप्ता है और मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान खेरा डाबर नई दिल्ली में पंचकर्म विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम पंचकर्म के एक अन्य महत्वपूर्ण कर्म वमन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और किस प्रकार से इस कर्म को संपन्न करने में मदद करनी है। सबसे पहले वमन की परिभाषा जान लीजिए। वमन एक सार्वदेहिक कफ शोधन की वह विधि है जिसमें कि कफ दोषों या आम विष को मुख मार्ग या मुख के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इस कर्म से पूर्व स्नेहन, स्वेदन एवं कफ उत्क्लेशक आहार द्वारा पूरे शरीर के कफ दोष को आमाशय में लाया जाता है और फिर वहाँ से विशेष औषधियों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वमन कर्म का महत्व अत्यधिक है क्योंकि ये कफ रोगों में प्रधान रूप से यूज़ किया जाता है। कफ प्रधान व्याधियों में हमें कटु, तिक्त, उष्ण और तेज़ गर्म गुण वाले द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मदन फल, पिपली आदि। इनमें हम सेंधा नमक और गर्म पानी एवं इक्षुरस के साथ वमन करवाते हैं। पित्त प्रधान व्याधियों में हम मधुर और शीत गुण वाले द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें ठंडे पानी के साथ में पटोल, वासा और नींब इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं ठंडे पानी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर यानी कि गुनगुना पानी, ना कि बर्फ़ वाला पानी। वात प्रधान एवं कफ संबंधी व्याधियों में हम मदन फल को दूध के साथ या अपच होने की अवस्था में रोगी को केवल गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर भी वमन करवा सकते हैं। वमन के योग्य कौन लोग हैं, किन लोगों को हम वमन करवाते हैं? जितने भी लोग जिनमें कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, त्वचा के रोगी हैं, जिनको कि बुखार की प्रारंभिक अवस्था है, टीबी के रोगी हैं, खांसी, कास, दमा, श्वास, गॉइटर, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, हाथी पांव, फाइलेरियोसिस की प्रॉब्लम है, सभी प्रकार के मूत्र रोगों में, मेह यानी कि डायबिटीज़ में, पाचन शक्ति की प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, मंदाग्नि, अजीर्ण इत्यादि में, आंतर्गत क्रिया अल्पता यानी कि स्लगिश इंटेस्टाइन्स में, भोजन में जब अरुचि होती है, भोजन करने का मन नहीं करता है या अपच रहता है, जिन भी लोगों के अंदर रक्त अल्पता रहती है, एनीमिक रहते हैं, जिनमें अधोग रक्तपित्त यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, जिनको भी नौजिया रहता है, हमेशा उल्टी जैसा जी मिचलाता रहता है, और जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मिर्गी, अपस्मार, साइकोसिस, उन्माद, सूजन, शोथ, इन सब में हम वमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वमन का इस्तेमाल इसके अलावा ऐसी व्याधियों में भी जिनमें कि शरीर में सूजन आ जाती है, किसी भी प्रकार की ग्रंथि रोग से पीड़ित रोगियों में, ओबीज मोटे लोगों में, नाक में जिनके अप्रिय गंध आती हो, जिनको कि ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कि क्लेविकल के ऊपर हमारे जितने भी नाक, कान, गला, इन सब की समस्याओं में हम वमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक विशेष व्याधि एसिडिटी यानी कि अम्लपित्त, ये वमन के लिए एक उपयुक्त रोग है। जिन भी लोगों को बार बार पेट में जलन रहती है, तेज़ाब ज़्यादा बनता है, उनके लिए भी हम वमन की प्रक्रिया करते हैं। अब उनके बारे में भी जान लेते हैं कि जिनके अंदर हमें वमन करते समय सावधानियां बरतनी है या वमन नहीं करना है। ऐसी अवस्थाएं जिनमें कि टीबी प्रवृद्ध रूप ले चुकी है, यानी कि क्रॉनिक टीबी का पेशेंट है, फेफड़ों में उसके काफ़ी ज़्यादा क्षीण हो चुके हैं, उसके अंतर्गत अवरोध है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस के जितने भी पेशेंट हैं, नाक या कान से, मुंह से ब्लड आता हो, ऐसे रोगियों को, और जिनको भी हार्ट डिजीज़ है, हृदय संबंधित कोई भी विकार है, तो उसमें सावधानी पूर्वक हम वमन करेंगे अथवा नहीं करेंगे, ये चिकित्सक को निर्णय लेना होता है। मूत्र अवरोध, उदर के रोग, पौरुष ग्रंथि, अष्ठीला यानी कि जितने ऐसे रोग हैं जिनमें कि पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनमें हम वमन की प्रक्रिया का निषेध करते हैं। इसलिए इन्हीं रोगों की श्रेणी में उच्च रक्तचाप और पेट के अंदर में विभिन्न प्रकार की मांस संबंधित, तंत्रिका मांस संबंधित रोग यानी कि ट्यूमर्स वगैरह की स्थिति भी हो सकती है। जिन लोगों को बार बार चक्कर आते हैं, भ्रम रहता है, छाती में सूजन रहती है, उनको भी वमन का निषेध दिया गया है। वमन के लिए इस्तेमाल जो होते हैं वो मुख्य रूप से 6 द्रव्य हैं जिनका कि हम मुख्य रूप से वमन में यूज़ करते हैं। उनमें मदन फल को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि ये निरापद है, ये बिना किसी प्रॉब्लम किए आराम से वमन की क्रिया को संपन्न करता है, इसलिए मदन फल इनमें सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज और कृतवेदन, इन 5 का भी इस्तेमाल किया जाता है।
वमन की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम एवं पश्चात क्रम। पूर्व क्रम में हम रोगी की तैयारी करते हैं। इसमें आप देखिए कि सबसे पहले आगे वाले चित्र में कटोरे रखे हैं, इन कटोरों में घी है। रोगी को सबसे पहले घी पिलाया जाता है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे हमें किसी कपड़े को धोना है तो सबसे पहले हम उसको साबुन लगाते हैं, उसको गर्म पानी में भिगोते हैं, उसके बाद उसको धोते हैं तो वो अच्छे से निखरता है। वैसे ही ये जो घी है, ये मेडिकेटेड घी, औषधि सिद्ध घृत रहता है। इसको हम शरीर में सेवन करते हैं। इसकी मात्रा कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन इस घी को पिलाया जाता है। वर्धमान क्रम में पहले दिन 30 ग्राम, फिर 60 ग्राम, फिर 90 ग्राम, फिर 120 ग्राम। इस तरह से ये चिकित्सक निर्धारित करता है कि उसे किस मात्रा में कितने दिन तक कैसे बढ़ाते हुए घी पिलाना है। घी पिलाने के बाद जब अंदर से स्निग्धता आ जाती है, उसके कुछ लक्षण हैं जो कि आप स्नेहाध्याय में जानोगे। और उसके बाद उसको बाह्य स्नेहन दिया जाता है, यानी कि अभ्यंग मसाज किया जाता है। मसाज के बाद उसको स्टीम दिया जाता है और स्टीम देने के बाद रोगी वमन के लिए तैयार होने लग जाता है। पूर्व क्रिया में औषधित घृत 3 से 7 दिन पिलाना है। सम्यक स्नेहपान के पश्चात 1 दिन का विश्राम काल होता है। जैसे अगर 7 दिन हमने घी पिलाया तो 9वें दिन वमन किया जाता है। 8वें दिन का बीच में 1 दिन का ब्रेक दिया जाता है। रोगी को सलाह दी जाती है कि मध्यम मात्रा में सुखोष्ण, तरल और अल्प स्नेहयुक्त सुपाच्य गर्म गर्म भोजन इस दौरान सेवन करता रहे। रोगी को कफ उत्क्लेशक आहार जैसे कि दूध, दही, मिठाई, गुड़, जलेबी, उड़द की खिचड़ी, तिल और चावल या दही बड़ा आदि तरल पदार्थ के रूप में विश्राम काल में, यानी कि वो जो 1 दिन स्नेहपान के बाद का है, वमन से पहले का, उस दौरान हमें शाम को उसको अधिक मात्रा में देना चाहिए ताकि कफ जो है वो थोड़ी मात्रा में बढ़े और उसकी निकलने में आसानी रहे। इस प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न चरणों के बारे में रोगी को सूचित किया जाना चाहिए और लिखित सहमति पत्र भी प्राप्त कर लेना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जब रोगी को हम बता देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, वो कैसे कैसे होगा, उसके विभिन्न स्टेप्स, स्टेजेस क्या क्या होंगी, तो वो मानसिक रूप से तैयार हो जाता है और वो किसी प्रकार का सहयोग ना करने में रुचि नहीं दिखाता है, बल्कि अपनी क्रिया को बड़ी आसानी से कर ले जाता है। पिछले दिन सेवित आहार के पूर्ण पाचन के बाद रोगी को वमन के दिन सिर से स्नान कराकर शरीर पर चंदन का लेप, सफ़ेद कपड़े और फूलों की माला धारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसको समझने के लिए आप इतना समझें कि रोगी स्वच्छ हो, नहा धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसने सफ़ेद वस्त्र मतलब साफ़ वस्त्र धारण किए हुए हों, वो जिस कमरे में हम वमन करने वाले हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना हो और फूलों की या चंदन की खुशबू से वो कमरा महक रहा हो। ये देखिए, प्रधान क्रम को इस तरह से एक कुर्सी पे बिठाया जाता है रोगी को, और ये जो आगे बकेट्स देख रहे हैं आप, इनमें विभिन्न काढ़े रहते हैं, नमक का पानी रहता है जो कि रोगी को पिलाया जाता है और वो रोगी फिर उसको वमन करता है। इस प्रक्रिया को भी हम आराम से समझेंगे। मुख्य प्रक्रिया में वमन के लिए मदन फल पिपली यानी कि मदन फल एक फल होता है, उसका मैं आपको बाद में चित्र भी दिखाऊंगा। उसका बीज लिया जाता है। वचा, सैंधव लवण और मधु, ये 4 चीज़ों को आवश्यकता अनुसार रोगी और रोग दोनों की अवस्था देखते हुए चिकित्सक ये निर्धारित करता है कि कितनी मात्रा में कौन सा चीज़ देना है। इन सबको मिलाकर रोगी को दिया जाता है। वमन कर्म को कफ काल में किया जाना चाहिए, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में किया गया वमन निरापद होता है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सुगमता से संपन्न होता है। रोगी को सलाह दी जाती है कि वह आराम से रहे और सभी नकारात्मक विचारों का त्याग करे। देयर शुड नॉट बी एनी पेसिमिज्म, किसी भी प्रकार का नकारात्मक या नेगेटिव भाव पेशेंट के दिमाग में नहीं आना चाहिए। रोगी को घुटने तक की ऊंचाई के वमन कुर्सी पर आराम से बैठने के लिए कहा जाता है और वमन करने से पहले, मध्य और बाद में नाड़ी गति और रक्तचाप, पल्स एंड ब्लड प्रेशर ये ज़रूर देखना चाहिए, पहले भी, मध्य में भी और बाद में भी। मंगलाचरण के बाद अपने इष्ट देव को रोगी को कहा जाता है कि अपने प्रार्थना करे। प्रार्थना के बाद रोगी को लगभग 3 लीटर या पेट भरने तक दुग्धपान कराया जाता है। और कुछ रोगियों को जो दूध से एलर्जी है, ये दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो उनको हम पेया यानी कि पतले चावल को घी के साथ मिलाकर एक मांड जैसा बना के उसको दिया जाता है। भरपेट जब रोगी मांड पी लेता है, उसकी इंटेस्टाइन्स पैक हो जाती हैं, तो हम उसको वमन औषध योग पिलाया जाता है। वमन औषध योग की मात्रा जनरली 50 ml तक के करीब होती है। छोटा सा 4 चम्मच के करीब वमन योग होता है जो कि वो चाट लेता है
या कुछ स्टेजेस में इसे काढ़े के रूप में भी पिलाने को दिया जाता है। रोगी को तनाव के बिना वमन करने के लिए निर्देश दिया जाता है। उसका वातावरण, उसके आसपास का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि रोगी बिल्कुल रिलैक्स रहे, करने वाला भी और करवाने वाला भी किसी भी तरह के तनाव से मुक्त हो। वमन वेगों की प्रवृत्ति करने के लिए होंठों को पूरा खुला होना चाहिए, तालू गले को उत्तेजित करना चाहिए, शरीर के ऊपरी भाग को थोड़ा सा आगे झुकाना चाहिए और वमन ना होने पर अच्छी तरह स्वच्छ उंगलियों द्वारा तालू या गले में हल्का सा स्पर्श करने से वमन की क्रिया में सुगमता मिल जाती है। वमन क्रम में जब वेगों का प्रादुर्भाव हो जाए तो रोगी के माथे और छाती को पकड़ना चाहिए। रोगी को नाभि प्रदेश में हल्का दबाना चाहिए और पृष्ठ पर धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर प्रतिलोम दिशा में मृदु अभ्यंग करना चाहिए। इससे वमन के वेग सुगमतापूर्वक आ जाते हैं और रोगी को कष्ट भी नहीं होता है। उल्टी यानी कि जो भी वॉमिटस निकल रहा है उस सब को इकट्ठा करने के लिए खुले मुख वाले पात्र होने चाहिए। बाल्टी या कुछ इस तरह का कोई व्यवस्था हमें रखनी चाहिए जिनमें कि हमें इसको कलेक्ट करना चाहिए, और अगर वो मेयरिंग सिलेंडर के रूप में हो तो बहुत अच्छा रहता है, जिन पे कि हम उनको ये नाप सकें कि कितना इनपुट रोगी ने पिया और कितना आउटपुट निकला। ये ध्यान रखना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से शुद्धि होती है तो उसमें ये काम आता है। वामक योग देने के पश्चात 4 बातों का हमें ध्यान रखना है कि रोगी के ललाट पे स्वेद आने लगता है। जैसे हम वमन योग देते हैं उसके बाद उसको वेट करने के लिए कहा जाता है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उसके ललाट पे यानी कि माथे पे पसीना आने लगता है। इसका मतलब है कि शरीर के दोष अपने स्थान से विलयन हो रहे हैं, उनका अपने स्थानों से पिघलना चालू हो गया है। इसके बाद रोमहर्ष होना। रोमहर्ष मतलब जैसे बालों का खड़े हो जाना। ऐसी स्थिति जब उसको लगने लगे तो इसका मतलब कि दोष शरीर में चलायमान है, वो अपनी गति कर रहे हैं और पेट में जाने की ओर उत्सुक हो रहे हैं। आद्यमान यानी कि पेट का फूलना, ऐसा होने पर दोषों को आमाशय में या स्टमक में आया हुआ समझें। और जब नौजिया, हृदलास या ऐसा अत्यधिक लालास्राव, एक्सेसिव सलाइवेशन रोगी को होने लगे तो ये समझें कि अब ये दोष बाहर की ओर आने के लिए उत्तेजित हैं और अब वमन शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो पश्चात क्रम वमन हो जाने के बाद रोगी को धूमपान कराया जाता है और संसर्जन क्रम का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि एक ऐसी आहार विहार व्यवस्था है संसर्जन क्रम जिसमें कि रोगी को सम्यक क्षुधा, अग्निदीप्ति और शक्ति बल को प्राप्त करने के लिए इसका पालन किया जाता है। धूम्रपान और गंडूश। धूम्रपान एक विशेष रूप से धूमवर्ती बनाई जाती है जिसमें कि कपड़े के ऊपर हल्दी और घी लगा के उसको जलाया जाता है और जो उसका धुआं है उस धुएं में रोगी सांस लेता है। वो मुंह से सांस लेके मुंह से ही बाहर निकालता है या नाक से लेके मुंह से बाहर निकालता है। कभी भी इसको नाक से बाहर नहीं निकाला जाता है। धूमपान को हमेशा मुंह से ही बाहर निकाला जाता है। इसका पर्पस, इसका औचित्य ये है कि जो बाद में वमन के बाद भी जी मिचलाता रहता है वो इससे बंद हो जाता है। जो बचा हुआ कफ है उसका शमन हो जाता है। वमन का आकलन करने के लिए 4 तरह की शुद्धि बताई जाती है। एक, वमन कैसा हुआ, इसको हम वेगों की संख्या के आधार पर देखते हैं कि 4, 6 और 8 ऐसा वेगों का निर्णय लिया जाता है। 4 वेग आए तो मतलब ये शुद्धि कम रूप से मानी जाती है, इसको अवर शुद्धि कहा जाता है। 6 वेग आने पे मध्यम शुद्धि और 8 वेग आने पे प्रवर शुद्धि माना जाता है। मानिकी शुद्धि यानी कि दोषों का मान कितना है उनको नापा जाता है। जो डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है उसको लिया जाता है। उसमें 2 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ और 1 प्रस्थ इस तरह से मान लिया जाता है। आंतरिक शुद्धि में यानी कि वमन के अंत में क्या निकला, जनरली जो सम्यक वमन माना जाता है उसमें वमन के अंत में पित्त, बाइल निकलना चाहिए, तब माना जाता है कि वमन सम्यक रूप से संपन्न हुआ। और लैंगिक की शुद्धि यानी कि लक्षणों के आधार पर शुद्धि का आकलन किया जाता है कि लक्षण जो वमन के बाद होने चाहिए था वो सब कुछ आए। इसमें कि सम्यक योग होने पे आराम की अनुभूति होती है, पूरे प्रदेश, हृदय, सिर, पार्श्व, देह में लघुता आती है, पेशेंट लाइट फील करता है। और हीन योग होने पर उसको कफस्राव बना रहता है, छाती में भारीपन महसूस होता रहता है और खुजली शरीर पे शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि वमन सम्यक रूप से संपन्न नहीं हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वमन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितना अपेक्षित था उससे भी ज़्यादा उल्टियाँ रोगी करता है। तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक पित्तस्राव, मूर्छा और कंठ में वेदना हो जाती है। इसलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है और इसकी उचित सम्यक रूप से चिकित्सा भी करनी चाहिए।
असम्यक योग होने पर क्या करना चाहिए? वामक योग देने के पश्चात अगर असम्यक वेग हो तो पिपली, आमलकी और सरसप के कल्प को नमक और पानी में मिलाकर वमन के लिए दोबारा दिया जाता है। और अगर रोगी वमन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अत्यधिक वमन हो गए हैं, तो तुरंत से वमन रोक देना चाहिए और 2-3 दिन के बाद दोबारा से इस प्रक्रिया को संपन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। आहार और विहार का प्रतिबंध इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनेक बार अकाल, अत्यधिक, कम, विरोधाभासी और गुरु आहार को लेना इसमें पूर्णतः निषेध है। ऊंचे स्वर में बात नहीं करना है रोगी को। लंबी अवधि के लिए किसी भी एक स्थान पर बैठे रहना या खड़े रहना उसके लिए अपेक्षित नहीं है। अत्यधिक चलना उसके लिए ठीक नहीं है। लंबी यात्रा करना उसके लिए ठीक नहीं है। अत्यधिक क्रोध या अत्यधिक अवसाद की स्थिति में भी रोगी को नहीं रहना है। अत्यधिक ठंड, गर्मी, ओस और हवा के संपर्क से बचना है और अधारणीय वेगों को धारण नहीं करना है, यानी कि जब उसको मल मूत्र निष्कासन का वेग आए तो उसको तुरंत से उसका निष्कासन करना है। वमन कर्म की कार्य प्रणाली। वामक योग उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी, ऐसे 5 गुण वामक योग में बताए गए। जो भी हम वमन के लिए औषधि इस्तेमाल करते हैं वो अपनी क्षमता के कारण सीधा हृदय में जाते हैं और हृदय से फिर सूक्ष्म स्थूल स्रोतों के द्वारा सारे शरीर में ये औषधि फैल जाती है और फिर ये उन दोषों का विलयन करती है, उनका विछंदन करती है, उनका छेदन करती है, उनका विघटन करती है और उनको वापस स्रोतों से विमुक्त करके कोष्ठ की ओर ठीक उसी प्रकार ले आती है जैसे कि तेल लगे हुए मिट्टी के बर्तन पर अगर आप मधु डालेंगे तो वो उस पर चिपकता नहीं है, वो उस पर आगे बह जाता है। इसी प्रकार जब हम 7 दिन तक रोगी को घी पिला देते हैं तो उसका सारा शरीर इतना स्निग्ध हो जाता है कि किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स, मेटाबोलाइट्स उसके शरीर में रुकते नहीं हैं, वो कोष्ठ की ओर प्रेरित हो जाते हैं। अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होने से एवं उदानवाद के कारण औषधि ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है और वो वामक कार्य करती है। ये देखिए, मैं आपको मदन फल का पेड़ दिखा रहा हूँ। ये मदन फल सर्वश्रेष्ठ वामक माना जाता है। इसका लैटिन नेम रेंडिया डोमेटोरम है और इसको ये भी हरा है और जब ये पूरा पक जाता है, सूख जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है तो इसके बीज लिए जाते हैं जिसको कि मदन फल पिपली बोला जाता है। उसका भी शोधन किया जाता है। शोधन करने के बाद उसको एक अच्छे पात्र में सुरक्षित करके रखा जाता है और इसका इस्तेमाल वमन के लिए किया जाता है। जनरली 5 ग्राम की मात्रा मदन फल बीज के चूर्ण की वमन के लिए सहायक होती है। ये देखिए, मुलट्ठी का काढ़ा बन रहा है। मुलट्ठी का काढ़ा वमन के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि ये आसानी के साथ, मुलट्ठी के अंदर कुछ सैपोनिन्स होते हैं जो कि हमारे दोषों को उत्कृष्ट करके बाहर निकालने में मदद करते हैं, इसलिए मुलट्ठी को वमनोपग कहा गया है। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि रोगी का रिकॉर्ड रखना, उसका ब्लड प्रेशर जांचना, उसका कंसेंट लेना, उसकी सहमति लेना, उसके वाइटल्स को नोट करना, कितना उसने पिया, कितना निकला, इस सब को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है और बीच बीच में भी उसका रोगी का ब्लड प्रेशर जांचना है, वमन के शुरू में भी, वमन के मध्य में भी और वमन के अंत में भी। ये चिकित्सक अपने विवेकानुसार निर्णय लेता है कि किस समय वमन रोकना है और कब तक वमन का संपादन करना है। ये वमन के लिए औषधि योग कटोरी चम्मच में बना के इस तरह से रोगी को दिया जाता है। वमन योग देने से पहले भरपेट दूध पिलाने के लिए बताया गया था, तो भरपेट दूध पिलाना है और उसके बाद रोगी को ये वमन औषधि चटा देनी है। वमन औषधि चटाने के बाद हमें 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करनी है जब तक कि वमन वेग प्रारंभ ना हो जाएं। वमन वेग प्रारंभ होने के बाद हमें उसको साथ साथ में मुलट्ठी का काढ़ा या कोई और वमनोपक द्रव्य जैसे कि नीम या पटोल, इन सबको पिलाया जाता है और वमन के वेग का निर्णय किया जाता है। ये देखिए, आप बाल्टी रखी है, चौड़े मुंह वाली बाल्टी है, इसमें रोगी वमन करेगा और नीचे आप देखेंगे कि एक पात्र रखा है जिस पे कि हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना वॉमिटस निकला। वो एक पात्र जैसे 5 लीटर का है, तो जितना जितना वो फेंकता जाएंगे उतना उतना हम इसको नोट करते जाएंगे। ये वमन का वेग इस तरह से आता है। ये देखिए आप, एक ये धार के रूप में है और इस पिक्चर में आप देखिए ये एक फुवारे के रूप में है। तो ये दोनों ही प्रकार से रोगी जो है वो उल्टी कर सकता है और जब ये स्वयं आवर्तन होता है, स्वयं खुद से अंदर से वेग आने शुरू हो जाते हैं, तो ये औषधि का सम्यक रूप से संपादित किया हुआ कर्म माना जाता है और ये औषधि इसी प्रकार से लाभ करती है। और ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले इन सब औषधियों का वर्णन किया और ये आज भी उसी प्रकार सम्यक रूप से लाभ देती हैं। ये
वमन के बाद जो मैंने आपको धूमपान करने के लिए बताया, इस तरह से ही एक धूमवर्ती बनाई जाती है। उस धूमवर्ती के साथ में रोगी अपना धूम लेता है, नाक से लेना, मुंह से छोड़ना, या मुंह से लेना और मुंह से ही छोड़ना। तो ये वमन की प्रक्रिया इस तरह से संपादित की जाती है। धन्यवाद, आपने बड़े धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद।